वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 29 अक्टूबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में है। हाल ही में दो नए बीचेस को इंडिया के ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ग्रांट किया गया है। उनमें एक है मिनीकॉय थुंडी बीच और दूसरा है कड़मत बीच, दो के दोनों ही लक्षद्वीप में है। देखिए, ये इंडिया का केरला आपको दिख रहा है और केरला से आप थोड़ा वेस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो लक्षद्वीप फॉर्म करते हैं। तो ये तो लोकेशन हो गई ज्योग्राफिकल। देखिए, जो नया एडिशन है इसके साथ भारत में वर्तमान में अब 12 ऐसे बीचेस हो गए हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। ब्लू फ्लैग का क्या मतलब हुआ? कोई बीच है, वहाँ पर पानी है, तो अगर वहाँ पर साफ सफाई है तो पानी का रंग नीला होगा। सिंपली मतलब अगर कोस्टल रीजन में साफ सफाई है, गंदगी नहीं है और वाटर क्वालिटी वगैरह को ध्यान में रखा गया है तो ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन ग्रांट कर दिया जाता है ऑन द बेसिस कि यहाँ सब कुछ क्वालिटेटिव तरीके से चल रहा है। क्या पैरामीटर्स अभी हम देखेंगे। तो खैर सिंबॉलिक मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं कोई नीले रंग का झंडा गाड़ देते हैं वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंडिया में जो बीचेस हैं इन दोनों के अलावा जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अटेन कर चुके हैं उनके बारे में उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे शिवराजपुर गुजरात में है, यहाँ पर घोगला दीव में है, कसरगोड और पुडुबिद्री कर्नाटका में, कप्पड़ केरला में, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में, गोल्डन उड़ीसा में, राधानगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, कोवलम तमिलनाडु और ईडन पुदुचेरी, ये बाकी के बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। सर्टिफिकेशन की बात करें तो ये फ्रांस में 1985 में शुरू हुआ था। इनिशियली यूरोपियन रीजन के लिए ही था। 2001 में यूरोप के बाहर के जो बीचेस थे उनको भी इसमें कवर किया जाने लगा। 4 चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं सर्टिफिकेशन देने के पहले। पानी की क्वालिटी कैसी है, एनवायरनमेंट अच्छे से वहाँ मैनेज हो रहा है कि नहीं, एनवायरमेंटल एजुकेशन आसपास के लोगों को दी जा रही है कि नहीं ताकि वो लोग इन्वॉल्व हों और बचाएं पानी वगैरह, सेफ्टी के क्या मैकेनिज्म्स हैं। चारों चीज़ें बढ़िया हैं तो सर्टिफिकेट मिल जाता है। बीचेस वगैरह को सर्टिफिकेट देते हैं, मरीना को भी दे दिया जाता है। मतलब मरीन एरिया होता है जहाँ पर कई बार बोट्स वगैरह आती हैं जो घूमने फिरने के पर्पज़ से होती हैं, या फिर रिपेयरमेंट वगैरह के लिए भी मरीना बनाए जाते हैं। सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स जो होते हैं उन लोगों को भी इस प्रकार का जो इको लेवल है वो दिया जाता है। फी यानी कि फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये डेनमार्क बेस्ड नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, वो ये सर्टिफिकेशन ग्रांट करते हैं। हर साल ये इवेलुएट करते हैं बीचेस को, मरीनास को, और जो लोग बढ़िया काम कर रहे होते हैं सर्टिफिकेशन मिल जाता है। वर्तमान में 48 कंट्रीज़ हैं जो फ़ी का पार्ट हैं और इन 48 कंट्रीज़ में 5042 बीचेस ऐसे हैं जिनको सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो जो मेंबर कंट्रीज़ हैं फ़ी उन्हें ही इवेलुएट करता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जीएम मस्टर्ड के बारे में है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने अभी हाल ही में कमर्शियल कल्टीवेशन अप्रूव कर दिया है जेनेटिक या जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड वैरायटी को, जिसका नाम है DMH11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, इसका एब्रीविएशन है DMH। जीएम मस्टर्ड को अप्रूवल मिल गया है। इसके बाद ये भारत की दूसरी ट्रांसजेनिक क्रॉप बन गई है। बीटी कॉटन इसके पहले था, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में बीटी कॉटन पहले था और अभी दूसरा ये जीएम मस्टर्ड बन गया है और कमर्शियली कल्टीवेशन फार्मर्स के द्वारा किया जा सकेगा। इस लिहाज से तो ये पहली क्रॉप है। ये जो अप्रूवल मिला है GEAC से, ये 4 सालों के लिए है। बाद में इसे रिव्यू करके आगे भी बढ़ाया जा सकता है या ख़त्म भी किया जा सकता है। हाइब्रिड मस्टर्ड की बात करें तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें बेसिकली एक तरीके की जो प्लांट वैरायटीज़ होती हैं उनमें क्रॉसिंग करवाई जाती है, उनके जीन्स के बीच में क्रॉसिंग करवाई जाती है। कई बार ये सेम स्पीसीज़ के भी हो सकते हैं। तो जो पहली जनरेशन के ऑफस्प्रिंग होते हैं, अगर आप उनको क्रॉस करवा के एक नई स्पीसीज़ बना लो किसी भी प्लांट की, तो जो नई स्पीसीज़ आती है उसकी यील्ड इन जनरल हायर होती है जो पहले की पेरेंट स्पीसीज़ है उनके तुलना में। आपने जो पेरेंट स्पीसीज़ है उसके जीन्स में कुछ बदलाव किया, किसी दूसरे प्लांट के जीन्स को, या कई बार जो बैक्टीरियम्स होते हैं उनके जीन्स को ऐड कर दिया जाता है ताकि वो प्लांट जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं उनसे रेजिस्टेंट बन जाए। तो उसके बाद जो नया प्लांट आएगा उसकी यील्ड इन जनरल ज़्यादा होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट है, उन्होंने हाइब्रिड मस्टर्ड 11 या DMH11 को डेवलप किया है। यहाँ पर बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, तो इससे मस्टर्ड का कल्टीवेशन भारत में बढ़ेगा और जो एडिबल ऑयल का इंपोर्ट बिल है वो कम होगा। क्योंकि देखिए, हमें पाम ऑयल या कई सारे और एडिबल ऑयल इंपोर्ट करने पड़ते हैं। 2021-22 में हमने $19 बिलियन का ये ऑयल इंपोर्ट किया है। मस्टर्ड इंडिया में काफ़ी कल्टीवेट होता है, ऐसा नहीं है कि हम मस्टर्ड उगाते नहीं हैं,
लगभग 7 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जहाँ पे हम सरसों उगाते हैं, लेकिन जो वैरायटीज़ हम उगाते हैं उसमें ज़्यादा तेल निकलता नहीं है। बहुत कम है जो प्रोड्यूस है हमारे पास। 1 to 1.2 टन पर हेक्टेयर हमें उपज मिलती है मस्टर्ड की। बाकी अन्य जगहों में अगर आप दुनिया के देखो तो इसकी दुगनी उपज मिल जाती है पर हेक्टेयर, दैट इज 2.3 to 3 टन। अगर हम नई ये जो बीज वगैरह हैं ये इंट्रोड्यूस करेंगे तो हो सकता है हमारे यहाँ भी जो क्रॉप यील्ड है वो बढ़ जाए, तो हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे पास सरसों का तेल होगा यूज़ करने के लिए। जीईएसी की बात करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की बात करते हैं। स्टेचुरी बॉडी है। स्टेचुरी बॉडी का मतलब समझते हो ना, कोई ना कोई कानून आया होगा इसके लिए या किसी कानून के एम्बिट में बनाया गया होगा। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत जीईएसी को बनाया गया। जब इसे बनाया गया था तब इसका नाम जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी था। मतलब ये अप्रूवल देंगे कि ये प्लांट अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो यूज़ में लिया जाए कि नहीं। बाद में अप्रूवल को चेंज करके अप्रेजल कर दिया गया। अप्रेजल का मतलब होता है इवेलुएट करना। अब ये ओवरऑल इवेल्युएशन करते हैं कि एक्चुअली में वो ठीक है या नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत काम आते हैं, अपना काम करते हैं। इनका काम होता है कि यूज़, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट जो भी हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, सेल्स हैं, उनको ओवरलुक करें, ओवरसी करें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल खांग खुई केव जो मणिपुर की हैं उनके बारे में है। कुछ समय पहले न्यूज़ ये आ रही थी कि अभी प्लान ये चल रहा है कि वहाँ पे जो कई सारी बैट्स की कॉलोनीज़ हैं, चमगादड़ रहते हैं ना, आपने कई सारी हॉरर मूवीज़ में देखा होगा, किसी गुफा में जाओ तो खूब सारे चमगादड़ निकलते हैं और वैसी आवाज़ के साथ निकलते हैं कि आप डर जाते हो। तो केव्स वगैरह में चमगादड़ तो रहते हैं, बैट्स रहते हैं। तो इनका प्लान क्या चल रहा था कि उनकी कॉलोनीज़ को वहाँ से ख़त्म कर देंगे। कुछ ऑब्जेक्शंस भी आए इन्वायरमेंटलिस्ट की तरफ से। बाद में भी फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने डिनाई कर दिया। उन्होंने बोला ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं है, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। ये चल रहा था कि जूलॉजिकल स्टडीज़ वगैरह की जाएंगी तो इसकी वजह से हमें हो सकता है ये सब कॉलोनीज़ वगैरह ख़त्म करनी पड़े, बट उन्होंने बोला नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। इसी रेफरेंस में जो खांग खुई केव है वो न्यूज़ में आ गई है। खांग खुई केव एक नेचुरल लाइमस्टोन केव है जिसे लोकली खांग खुई मंगसोर कहा जाता है। इसमें 4 मेजर केव्स हैं बेसिकली। जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तो लोकल लोगों ने यहीं पर जाकर शरण ले ली थी जब जापानीज फोर्सेस एंटर कर रही थी मणिपुर में, तो उनसे बचने के लिए और नागालैंड के आसपास के रीजन में। जो थांगकुल कम्युनिटी है उनका ये मानना है कि यहाँ पर एक डेटी यानी कि देवता रहते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। थांगकुल नागा एक एथनिक ग्रुप हैं जो इंडो म्यांमार बॉर्डर के आसपास रहते हैं, जो उखरुल और कामजोंग डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर का, उस एरिया में भी ये एथनिक ग्रुप रहता है। ये जो केव है यहाँ पे बैट्स की बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है। हॉर्स हू या बिट्स हॉर्स हू बैट की एक प्रजाति है जिसे हाल फिलहाल में मणिपुर के मैमल्स की लिस्ट तैयार की गई तो 12 नई स्पीसीज ऐड की गई थी, तो इसे भी ऐड किया गया था। ये बैट्स भी इस केव में पाए जाते हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट भी यहाँ पर डिस्कवर किए हैं इस केव में जो पैलियोलिथिक कल्चर से बिलोंग करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल काउंटर टेररिज्म कमेटी के बारे में है। इंडिया ने हाल फिलहाल में इसकी एक स्पेशल मीटिंग बुलाई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी के लिए। इस प्रकार की ये पहली मीटिंग है जो इंडिया में हो रही है। जब से ये कमेटी बनाई गई है तब से इंडिया हाल फिलहाल में इस कमेटी को चेयर कर रहा है, यानी 2022 के लिए जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 के एम्बिट में इसे 2001 में बनाया गया था जब अमेरिका में हमला हुआ था 9/11 का। 28 सितंबर 2001 को इसे बनाया गया था उसी अटैक के बाद। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि तैयारी करेंगे कि ऐसे आतंकवादी हमले ना होने पाए। कमेटी में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 15 मेंबर होते हैं वो सारे ही होते हैं। इनका काम यह है कि रेजोल्यूशन 1373 अच्छे से इंप्लीमेंट हो और जो भी रीजन्स हैं पूरी दुनिया में वहाँ पे हम काउंटर टेररिस्ट एबिलिटी को एनहेंस करें। रेजोल्यूशन जो स्टेट या पार्टीज उनको कहता है कि आप इसको ज्वाइन करो और अपने यहाँ ऐसे लीगल इंस्ट्रूमेंट ऑप्ट करो कि आतंकवाद को रोका जा सके। इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन के लिए वही इसे चेयर कर रहे हैं। सीटीसी की जो चेयरमैनशिप है 2022 के लिए वो हमारे पास में ही है राइट नाउ। जो पर्पस है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इस कमेटी का वो यही है कि ये डिस्कस करते हैं टेररिज्म के मुद्दों का। इस बार ये जो मीटिंग हुई है इसकी थीम है काउंटरिंग द यूज ऑफ न्यू एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर टेररिस्ट पर्पस। 2 ऑब्जेक्टिव थे। पहला तो टेररिस्ट को जो नए नए तरीके से पैसे भेजे जा रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ऐसा करने के लिए, तो उसे हम कैसे रोकेंगे। और न्यू एज टेररिज्म में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान अक्सर ड्रोन्स भेजता रहता है और हमें उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ता है
और भी जगहों पे ऐसा होता है। ये पहली मीटिंग है इस तरीके की जो इंडिया में हो रही है 2001 के बाद से। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आरबीआई का जो रोल होता है नोट वगैरह को इश्यू करने में, उसके बारे में है। आपने न्यूज़ में सुन ही लिया होगा कि जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने बोला कि जो प्रिंट नोट्स हैं उनमें गॉडेस लक्ष्मी और लॉर्ड गणेश यानी कि भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की फोटो लगा दी जाए। इससे इंडिया में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी। सो दिस इज एन इशू ऑफ फेथ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गॉडेस लक्ष्मी और लॉर्ड गणेश ये प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है। तो फेथ की बेसिस पे उन्होंने ऐसा कहा। तो क्या ये पॉसिबल है? और अगर ऐसा हो सकता है, मान लीजिए कि उनकी बात मान भी ली जाए, तो क्या प्रक्रिया होगी अगर नोट में ये बदलाव करने हैं, तो कौन करेगा ये बदलाव? सेक्शन 22 है आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 का, जो कहता है कि बैंक नोट इशू करने का जो सोल राइट होगा वो आरबीआई के पास होगा। लेकिन इसी में सेक्शन 25 भी है, वो ये कहता है कि डिज़ाइन, फॉर्म, मटेरियल बैंक नोट का क्या होगा ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। हालांकि ऐसा करते वक्त वो आरबीआई से रिकमेंडेशन लेंगे। मतलब आरबीआई का रोल तो है, लेकिन ये काम अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। आरबीआई का एक डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट है। मान लीजिए ऐसा कोई बदलाव करना है डिज़ाइन में, तो जो डिपार्टमेंट है वो डिज़ाइन तैयार करेगा और फिर वो डिज़ाइन वो आरबीआई को सबमिट कर देंगे। आरबीआई को ठीक लगेगा तो आरबीआई उसको गवर्नमेंट को दे देगी। तो प्रक्रिया क्या होगी अगर ये बदलाव करना है? मान लीजिए कि बैंक नोट पे भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की फोटो लगानी है, इस रेफरेंस में डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट डिज़ाइन तैयार करेगा, डिज़ाइन जाएगा आरबीआई के पास और आरबीआई भेज देगी सरकार के पास। अगर सरकार भी अप्रूव कर देती है तो ये चेंज हो सकता है। बात करते हैं कॉइन्स की। कॉइनेज एक्ट 2011 है। इसमें यह कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगा कि जो कॉइन है वो अलग अलग डिनोमिनेशन के जो प्रिंट जो भी तैयार किए जाएंगे, मिंट किए जाएंगे, उनका डिज़ाइन क्या होगा। आरबीआई का रोल काफ़ी लिमिटेड है। कॉइन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर इनका रोल है। फर्दर ये गवर्नमेंट को बताते हैं कि कितने कॉइन्स की ज़रूरत है, इसमें इनका इतना ही रोल है। तो गवर्नमेंट क्वांटिटी जो कॉइन का है वो डिसाइड करती है। हालांकि ऐसा करते वक्त वो आरबीआई से इनपुट्स ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता तो आरबीआई से ही चलेगा। 4 जगहों पर भारत में कॉइन्स मिंट किए जाते हैं, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में। अगर हम बैंक नोट्स की बात करते हैं तो अशोक पिलर बैंक नोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम ₹1 के नोट में 1949 में प्रिंट किए गए थे। इसके पहले नोट पर किंग जॉर्ज का पोर्ट्रेट हुआ करता था, तो उसे रिप्लेस कर दिया गया। ये नोट कुछ ऐसे दिखते थे जो 1949 में प्रिंट किए गए थे। उसके बाद महात्मा गांधी सीरीज के नोट आते हैं 1996 में। कुछ बदलावों के साथ महात्मा गांधी सीरीज के नोट 2005 में आते हैं और 2016 में डीमोनेटाइजेशन के बाद महात्मा गांधी सीरीज के नए नोट आते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 7th आसियान इंडिया मिनिस्ट्रियल मीटिंग के बारे में है, जिसे हाल ही में हमें इंडिया ने इसकी 7th मीटिंग में वर्चुअली पार्टिसिपेट किया। ये जो मीटिंग है, अभी कुछ समय पहले हमने प्लान बनाया था, मीडियम टर्म एक्शन प्लान ऑफ आसियान इंडिया कोऑपरेशन। तो ये जो प्लान था वो 2021 से 25 के लिए था। तो मीटिंग करके देखना पड़ेगा ना। ऐसे सभी लोग वर्चुअली ऑनलाइन में गए, फिर जो बातचीत हुई थी उस पर क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है, इस पर बातचीत हुई। इंडिया और आसियान के 30 साल पूरे हो गए रिलेशंस के, तो उस एनिवर्सरी को भी यहाँ पे सिग्निफिकेंटली ऑब्जर्व किया गया। आसियान की बात करते हैं। आसियान एक रीजनल ग्रुपिंग है जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन प्रमोट करते हैं रीजन में। अगस्त 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में इसे स्टैब्लिश किया गया था। इसके लिए जो डिक्लेरेशन आया था उसे बैंकॉक डिक्लेरेशन कहते हैं। कई बार इसे आसियान डिक्लेरेशन भी कह देते हैं। जो फाउंडिंग मेंबर्स थे इसके वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इनकी जो चेयरमैनशिप होती है वो 10 देशों के बीच में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रोटेट करती रहती है। आसियान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 650 मिलियन है और जो इनका टोटल जीडीपी है वो 2.8 ट्रिलियन है। तो रीजनल वाइज ये काफ़ी सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन है। फर्दर आसियान और इंडिया के बीच का जो ट्रेड है वो 98.39 बिलियन का था 2021 और 22 के बीच का, ये डेटा यहाँ पे दिया गया है। और जो बढ़िया ट्रेडिंग टाइज हैं हमारी आसियान के देशों में वो इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड के साथ है। जो टोटल 10 मेंबर हैं वो कौन से हैं बता देता हूँ। 2 ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो ये तो मेंबर कंट्रीज होगी। देखिए 2018 में प्रश्न आया था, पूछा गया था कि इनमें से कौन सा फ्री ट्रेड पार्टनर है आसियान का। सही जवाब इसका सी था 1, 3, 4 एंड 5। 1, 3, 4 एंड 5। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, मतलब मेंबर कंट्रीज या फिर जो उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं आप उनको जानते रहो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मानगढ़ मैसेकर के बारे में है जो 1913 में हुआ था। हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी मानगढ़ की विजिट पर हैं, तो वहाँ के सीएम को ये उम्मीद है कि जो इन ट्राइबल्स का मेमोरियल है
उसे मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि काफ़ी सिग्निफिकेंट इंसिडेंट था, ये सैड इंसिडेंट था, बट इसे वो इंपॉर्टेंस नहीं मिली है हिस्ट्री में जो मिलनी चाहिए। मानगढ़ धाम, इसे ट्राइबल मैसेकर के लिए जाना जाता है 1913 की। ये प्लेस आदिवासी के जलिया बाग के रूप में एक्नॉलेज किया जाता है कि यहाँ पे जो हुआ वो आदिवासियों का जलिया वाला बाग था। 1500 भील ट्राइबल लोगों को जान से मार दिया गया था मानगढ़ में नवंबर 17, 1913 में। ब्रिटिश आर्मी के द्वारा ओपन फायर किया गया था प्रोटेस्टर्स के ऊपर। जो लोग यहाँ पे गैदर हुए थे वो बॉन्डेड लेबर सिस्टम को हटाने की बात कर रहे थे, मांग कर रहे थे, और जो हैवी टैक्सेस उनके ऊपर इंपोज किए गए थे वो उसे भी हटवाना चाहते थे। इनके इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड किया जा रहा था उस समय के एक सोशल रिफॉर्मर गोविंद गुरु जी के द्वारा। गोविंद गुरु जी ने फील्ड जो भील कम्युनिटी है उनके साथ मिलकर रिवोल्ट को 1890s में स्टार्ट किया। इसका एक रिलीजियस डोमेन भी था जहाँ पे वो फायर गॉड की पूजा किया करते थे। जो चूल्हा है उसको जला लिया जाता था और जो भील ट्राइब के लोग हैं वो प्रे करते थे, हवन और धुनी भी किया करते थे। फर्दर उन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया और 33 डिमांड्स रखी 1910 में, जहाँ पे था कि फोर्स लेबर खत्म करो, ज़्यादा टैक्सेस इंपोज मत करो, और जो गुरु के फॉलोअर्स थे, प्रिंसली स्टेट के जो राजा थे, उनकी तरह उनको परसिक्यूट किया जाता था, परेशान किया जाता था, वो ना किया जाए। लेकिन प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश आर्मी ने इस पूरे प्रोटेस्ट को क्रश करने का मन बनाया और 1913 में ओपन फायर करके लगभग 1500 ट्राइबल लोगों को जान से मार दिया गया। यहाँ पे 2011 का एक प्रश्न है, पूछा गया है कि 19th सेंचुरी में कौन सा कॉमन फैक्टर रहा ट्राइबल इंसरेक्शन का। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। नया सिस्टम लैंड रेवेन्यू का आया और टैक्सेशन का आया ट्राइबल प्रोडक्ट्स के लिए। फॉरेन रिलीजियस मिशनरीज का ट्राइबल एरियाज में इन्फ्लुएंस बढ़ा। मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स और रेवेन्यू फार्मर्स, मिडिल मैन जो होते हैं, उनकी संख्या बढ़ गई। या कंप्लीट डिसरप्शन हुआ ओल्ड एग्रेरियन ऑर्डर का ट्राइबल कम्युनिटीज़ में। इसका सही जवाब मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसका जो सही जवाब होगा वो तो आप मुझे बताने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल AIIB के बारे में है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में है। इसकी अभी हाल ही में 7th एनुअल मीटिंग हुई है। थीम थी सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर टुवर्ड्स अ कनेक्टेड वर्ल्ड। ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, चाइना के बीजिंग में हेडक्वार्टर्ड है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इनका एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जहां पर प्रॉपर डिसीजंस लिए जाते हैं अपर लेवल के। AIIB में 105 मेंबर्स हैं। चाइना लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, 26.5% वोटिंग शेयर इनके पास। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है 7.5% के साथ, और रशिया थर्ड 5.97% वोटिंग शेयर रशिया के पास है। इंडिया AIIB का फाउंडिंग मेंबर भी है। आइए रिवाइज करते हैं। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, डेनमार्क बेस्ड नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन, फी इसे अवॉर्ड करता है, सही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के तहत काम करती है, शुद्ध रूप से गलत है। एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, खांगकोई केव मध्य प्रदेश, एकदम गलत है। आसियान 1967 में थाईलैंड बैंकॉक में फाउंड हुआ, सही है। AIIB इंडिया लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, शुद्ध रूप से गलत है। चाइना लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।